खबर राजधानी के आमेर से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलदपुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने पीएचसी के भवन निर्माण के लिए पूनिया के सामने मांग रखी और बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्ष 2013 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2 कमरों में संचालित हो रहा है। ऐसे में पूनिया ने जल्द ही पीएचसी भवन निर्माण का आश्वासन दिया और इस दौरान सरपंच सहित जनप्रतिनिधि और अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। डूंगरपुर के सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक रामप्रसाद डिंडोर द्वारा राजकीय अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक को थप्पड़ जड़ देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा के राजकीय अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित लबाना ने सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है और इधर सागवाड़ा विधायक ने बताया कि चिकित्सालय में आए दिन रोगियों से पैसा मांगने की शिकायतें मिल रही थी। हाल ही में एक विकलांग के साथ ऐसा हुआ जिसमें डिलीवरी के लिए चिकित्सक ने 5,000 रुपए की मांग की थी। वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं नीचे गया, ओपीडी नीचे मैं पोस्ट ऑफ वार्ड में गया, ऑपरेशन वाले वार्ड में। तो वहाँ किसी पेशेंट ने जिसका मैंने ऑपरेशन किया था उसने शिकायत की कि मैंने उससे पैसे लिए, जबकि मैंने बोला मैंने पैसे नहीं लिए थे। उसने बोला किसी सिस्टर को पैसे दिए। हम ऐसे ही बात कर रहे थे। इस एमएलए साहब भी मेरे सामने खड़े थे, पीओ साहब भी पास में खड़े थे हमारे। एमएलए साहब ने मेरे से बिना बात किए हम ऐसे ही बात ही कर रहे थे और मेरे को एक थप्पड़ मार दिया जोर से, ठीक है ना। फिर थोड़ी बहुत और फिर वो गाली गलौज करने लग गए, तुम ऐसा करता है तेरे को मैं देख लूँगा। मेरे को धमकी भरी आवाज़ में उन्होंने बात की, मेरे को बहुत सारी धमकियाँ दी, तेरे को देख लूँगा, तू लोग आना ऐसा की। डूंगरपुर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही डूंगरपुर नगर परिषद तथा सागवाड़ा नगरपालिका में अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं। इसी के तहत कांग्रेस के प्रभारी और पीसीसी के सचिव सचिन सरवटे डूंगरपुर पहुंचे, जिनका कांग्रेस कार्यालय में विधायक गणेश घोगरा, जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया सहित कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस प्रभारी सरवटे ने चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेताओं के साथ मंथन किया। एक बार पाली की तखतगढ़ नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए 28 जनवरी को चुनाव होने हैं। इसे लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन के तीसरे दिन 3 आवेदन जमा हुए। रिटर्निंग अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि 11 जनवरी से आवेदन जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तारीख 15 जनवरी रखी गई है। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां 28 जनवरी को प्रस्तावित तखतगढ़ नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशियों ने ताल ठोक दी है। वहीं प्रत्याशी बनने के इच्छुक तखतगढ़ भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष देवाराम चौधरी को नगरपालिका ईओ की ओर से ग्रामीणों की शिकायत के मद्देनजर अनापत्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि उनका नगर पालिका में न कोई बकाया है, न ही कभी कोई नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में देवाराम चौधरी ने पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें एनओसी जारी करने की मांग की गई है। चौधरी पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष अपना अनुज्ञा पत्र एनओसी के लिए आए थे, उनको अभी तक नहीं दी गई, क्या है मामला? हाँ, उन्होंने आवेदन पत्र पालिका में प्रस्तुत किया था, लेकिन उस आवेदन पत्र पर यहाँ के नगरपालिका तखतगढ़ के किसी नगरवासी ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि इसके ऊपर नहीं दिया जाए और कुछ दस्तावेज उसके साथ पेश किए थे। वो दस्तावेज एवं मूल पत्रावली मैंने पालिका के विधि सलाहकार को प्रेषित की गई है। जो भी पालिका के विधि सलाहकार आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देवाराम जी कहा है कि भाई मेरा ये जो अधिकार है उसको वंचित रखने का एक षड्यंत्र है, उसका इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास तो वे टू रूल्स काम होता है, कागज क्या कह रहे हैं कागज के अनुसार, और जो भी विधि सलाहकार की सलाह आएगी उसके अनुसार। अधिकारियों के ऊपर के दबाव के कारण ये हमको नहीं दिया जा रहा है, उनका ऐसा आरोप है। नहीं, आरोप कोई कुछ भी लगा सकता है, उनकी फाइल चल रही है। यदि शिकायत नहीं आई होती तो इस प्रकार का मैटर भी नहीं बढ़ता। जब शिकायत आ गई तो जांच आवश्यक होती है। कहिए जी, बोलो।
नगर पालिका प्रशासन आपको अनामति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, इसका क्या कारण है? मैंने 9 तारीख को अनापत्ति के लिए कार्यालय में पेपर जमा कराए थे, लेकिन आज 13 तारीख होने के बावजूद भी मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। कारण साहब से पूछने पे मालूम हुआ कि कोई मुबारक करके कोई खाजी है, उसने कि मेरे विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज करवाई है। मेरा साहब से यही कहना है कि मुझे मेरे कॉम्प्लेक्स के संबंध में कभी कोई डिमांड राशि का कोई नोटिस नहीं दिया गया, कभी पूर्व से लेकर आज दिनांक मुझे नोटिस नहीं दिया गया। मेरे कोई भी ड्यूज नगर पालिका में बकाया नहीं है, इसके बावजूद भी मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देना और मुझे चुनाव लड़ने से रोकने की ये एक द्वेष भावना से प्रेरित होकर साजिश है और मुझे मेरे अधिकारों से वंचित करने की ये एक साजिश रची जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। हमने नगर पालिका ये साहब को इस सामने कोई लेटर वगैरह दिया उनसे? मैंने बिल्कुल दिया, मैंने स्मरण पत्र भी दिया है, क्योंकि मैंने 9 तारीख को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पेश किया था, 13 तक नहीं मिला, तो आज 13 को मैंने एक स्मरण पत्र और दिया है ईओ साहब को। ईओ साहब ने कहा है कि मैंने एलए की राय के लिए भेजा है, जबकि उसमें एलए की राय की कोई इतनी आवश्यकता ही नहीं है। मैंने मेरे भी जो वकील है उससे मैंने पूछताछ की, तो इसमें क्या आपको कब कोई डिमांड का कोई नोटिस ही नहीं दिया गया, तो उसका काय का आपका बकाया? कोई राजनेता देश भावना के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है कि? इसका मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है। 16 जनवरी से देश भर में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इससे पहले झालावाड़ के डग में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। इस दौरान बीसीएमओ विकास जैन ने बताया कि प्रथम चरण के टीकाकरण को लेकर चिकित्सा विभाग पूरी तरह से तैयार है, जिसके तहत पहले चरण में कोरोना में लगे हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस मौके पर एसडीएम जनक सिंह, डीवाईएसपी बृजमोहन मीणा समेत कई लोग मौजूद रहे। अजमेर के केकड़ी में राजकीय जिला चिकित्सालय में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन के तहत 22 लोगों को चिन्हित किया गया। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने इस ड्राई रन का जायजा लिया और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू होने जा रहा है और उसी के तहत आज यहाँ एक ड्राई रन रखा गया है। ड्राई रन का मतलब 16 तारीख को हमें किस तरह से वैक्सीनेशन प्लान करना है, उसकी एक आज हम तैयारी कर रहे हैं। ड्राई रन का मतलब है और जायजा कर रहे हैं कि यहाँ हमारे 3 जगह या कमरे बनाए गए हैं। वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम से जस्ट पहले हमारा एक गार्ड या सुपरवाइजर कह लें, वो गार्ड हमारी एक चेकलिस्ट से जो आने वाला लाभार्थी है उसको मैसेज चेक करते हुए उसकी लाइन लिस्टिंग करेगा और चेक करेगा कि ये वही आदमी है जिसके पास मैसेज आया है या ऑनलाइन जिसको हमने पहले अप्लाई कर चुका है। बीकानेर के खाजूवाला में स्थित सामुदायिक केंद्र में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया। इस प्रक्रिया में वैक्सीन लगाने आए हेल्थ वर्कर्स का टेम्परेचर चेक किया गया, हाथ सैनिटाइज करवाए गए और दस्तावेजों की जांच के बाद वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं खाजूवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर आज कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। यहां पर जिस तरीके से यहां पर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है कि आने वाली तारीख को जब भी कोरोना वैक्सीन लगेगी तो किस तरीके की यहां पर सुविधाएं रहेगी। आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले आने वाले को यहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, यहाँ पर मास्क भी लगाकर पहुँचना होगा। अलग अलग कतार बनाई गई है, जैसे ही एंट्री यहाँ पर करेंगे तो एक कतार के अंदर एंट्री होगी। यहाँ पर इनका ऑनलाइन होगा, पंजीकरण कक्ष होगा, कंप्यूटर के अंदर ऑनलाइन होगा। जहाँ बाहर जिस तरीके से पंजीकरण होगा, यहाँ पर ऑनलाइन आधार कार्ड लगेगा, उसके अंदर OTP आएगी। OTP के बाद यहाँ पर व्हाइट टिक लगेगा, टिक के बाद ही इसके अंदर कोविड-19 टीकाकरण जो प्रतीक्षा कक्ष बनाया गया है, यहाँ पर इनको इंतजार करने पड़ेगा। इनको यहाँ पर इंतजार करेंगे, तत्पश्चात यहाँ पर कोविड-19 टीकाकरण जो कक्ष है वहाँ पर पहुँचेंगे। टीकाकरण कक्ष के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टीकाकरण होगा।
किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। टीकाकरण वैक्सीनेशन रन के लिए यहाँ पर टीका इंजेक्शन लगाया जाएगा, इसके लिए यहाँ पर पूरी माकूल व्यवस्था भी की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तुरंत निगरानी कक्ष बनाया गया है। इसी द्वार के अंदर निगरानी कक्ष होगा। निगरानी कक्ष के अंदर आप देख सकते हैं 2 बेड लगाए गए हैं। यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी भी सुविधाएं मिल रही है। ये देख सकते हैं आप निगरानी कक्ष। यहाँ पर जैसे भी यहाँ टीकाकरण होगा, यहाँ पर 2 बेड लगाए गए हैं। यहाँ पर 2 बेड लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरजेंसी मेडिकेटेड भी है। यहाँ तुरंत बाहर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर चिकित्सा प्रभारी अमरचंद बुनकर है। सर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, वैसे तो इस तरह की कोई भी इमरजेंसी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो टीका है वो पूर्णतः सुरक्षित है। फिर भी अगर इस तरह की कोई एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन होती है तो हमारे पास प्रॉपर सुविधाएं उपलब्ध हैं। जितने भी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में जो ड्रग्स यूज में होती हैं हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमने दो बेड भी रखे हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई हल्की ज़्यादा दिक्कत, चक्कर वक्कर आते हैं या उस तरह की IV स्टैंड है, जो भी हमने ड्रिप भी रख रखी है इसी तरह की। फिर भी अगर बाई चांस 0% में भी अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमारे पास बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जिसको हम तुरंत रेफर PBM हॉस्पिटल कर सकते हैं व्यक्ति को। सर, वैक्सीनेशन के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का बेहद ज़रूरी है इस्तेमाल करना। किस तरीके की व्यवस्था आप कर पाएंगे? सर, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये टीका जो है पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या अभी तक जो भी ट्रायल रन चल रहे हैं उनमें भी नहीं आई है। इसके अलावा भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमारे पास सारी व्यवस्था है। पेशेंट्स को कोई दिक्कत आने पर हमारे पास बेड हैं उनकी देखभाल करने के लिए। ऑब्जर्वेशन रूम को बनाने का औचित्य यही है कि एक बार टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक जो है उनकी पूरी तरह देखभाल की जाए, उनकी समस्याओं को हल किया जाए। और इसके अलावा अगर कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है तो हम उनको तुरंत हमारे यहाँ जो एम्बुलेंस मौजूद है उससे हायर सेंटर पर रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि जैसे ही कोरोना इंजेक्शन यहाँ पर लगेगा उसके बाद निश्चित रूप से यहाँ पर बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। मेडिकेटेड इमरजेंसी सुविधा यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि तत्पश्चात यहाँ पर 30 मिनट रुकने के बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एक अलग कतार आप देख सकते हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर भी एम्बुलेंस की पूरी तरह सुविधा रहेगी। यानी कि कोरोना गाइडलाइन का पालना करते हुए ये वैक्सीनेशन का किया जाएगा। देख सकते हैं CHC के अंदर आज इस कोरोना वैक्सीनेशन ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर CHC के अनेक स्टाफ भी मौजूद हैं। A1 बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें PBM के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। SHO गौरव खिड़िया ने बताया कि चालराय की ढाणी के पास ट्रक, पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में तिलकनगर निवासी विकास की मौके पर ही जान चली गई। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां रोहिड़ा थाना क्षेत्र के वाटेरा के हिमावत तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को तालाब से निकालकर पड़ताल शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं और मृतक की शिनाख्त लसाराम निवासी रोहिड़ा जोड़ के रूप में हुई है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शंकर बररा अपने खेत पर गेहूं की फसल को पानी पिलाने के लिए गया था। इस दौरान मोटर चालू करते समय करंट लग गया और अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। भरतपुर में रूपवास थाना क्षेत्र से सटे चकसामरे गांव में जहरीली शराब पीने से सरपंच के भाई सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। घटना के बाद गंभीर हालत में सभी 8 लोगों को भरतपुर के आदमी अस्पताल रेफर किया। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंचे थाना अधिकारी जमील खान ने मैं जाब्ते गांव के हालात का जायजा लिया। इधर प्रशिक्षु IPS सुमित मेहराना ने कार्रवाई कर गांव से करीब 12 कार्टन हथकर शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक चकसामरे गांव के
करीब 1 दर्जन लोगों ने हथकर शराब पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। इस दौरान उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया गया और बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र के कई गांव में कच्ची शराब बनाए जाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी भारी मात्रा में अवैध हथकर शराब लाई जाती है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कि रूपवास का जो चक शामरी गांव है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ अन्य लोगों को भी उल्टियां हो रही है। जिनकी मृत्यु हुई है उनका बॉडी CSC रूपवास में रखी हुई है और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। यहाँ जो 5 लोग एडमिट हैं उनमें से 2 की स्थिति थोड़ी गंभीर है, 3 लोग सामान्य स्थिति में हैं। एक व्यक्ति का कहना है कि यहाँ जो एडमिट संतोष है वो कहीं बार का शराब बेचने का कार्य करता है, तो पुलिस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत इस पे मुकदमा। टोंक के देवली में नशे के सौदागरों के खिलाफ स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले की स्पेशल टीम ने आवा गांव में कार्रवाई करते हुए 50 किलो गांजा जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ये कार्रवाई DSP चंद्र सिंह रावत की अगुवाई में की गई। टोंक की हमीरपुर पंचायत के पूर्व सरपंच पति पर फायरिंग करने के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि सत्यनारायण का कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर घर से अपहरण कर उनके साथ मारपीट की थी और घायल अवस्था में उन्हें छोड़कर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से है, जहां पंचायत समिति के पूर्व प्रधान को यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक युवती ने पूर्व प्रधान पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की। वहीं पूर्व प्रधान अपने 2 रिश्तेदारों के साथ पदमपुर थाने में पेश हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर मेडिकल करवाया। तो FIR नंबर 216 7 अक्टूबर 2020 को 376, 384, 354 D में पूर्व प्रधान संगारा सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया द्वारा, जिसमें कि मुलजिम को आज गिरफ्तार किया गया। खबर बांसवाड़ा से है, जहां रेंज IG सत्यवीर सिंह पदभार संभालने के बाद पहली बार कुशलगढ़ पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही जवानों से संवाद किया। इस दौरान कुशलगढ़ के प्रत्येक कक्ष में जाकर कार्यप्रणाली की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस जवानों ने IG को बताया कि थाना परिसर के अंदर बने जवानों के क्वार्टर पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हैं, जिस पर IG ने प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही। मेरी नई पोस्टिंग हुई है तो मैं इलाका देखने के हिसाब से बॉर्डर गेट का लास्ट पुलिस स्टेशन है जी, तो किस तरह की क्राइम की ट्रेंड है, पड़ोसी स्टेट से उनके पुलिस ऑफिसर से हमारा किस तरह का संपर्क है, किस तरह करना चाहिए, क्रिमिनल्स पे कैसे हम पकड़ रखें कि इंटर स्टेट क्राइम नहीं हो और अगर कोई ऐसी स्थितियाँ होती है तो जल्दी पकड़े जाए। इस पर्पज़ से मैं यहाँ आया था और जवानों से मिलने आया था ताकि ये महसूस करें कि इनके रेंज का जो अधिकारी है वो इनके दुख दर्द। दिल्ली बॉर्डर पर जहां किसान जमे हुए हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ उपखंड में किसानों ने लखासा टोल प्लाजा पर जमा होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों को किसानों ने फ्री कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि लखासा टोल प्लाजा NH 11 पर स्थित है। बोल दिया हुआ डंडिया तेरी हरी सेवा।
कृषि कानूनों के विरोध में नागौर के मेड़ता सिटी कस्बे के सोगावास ग्राम में किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में किसान सम्मेलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध जताया। इस दौरान किसान नेताओं ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस दिल्ली में मनाने का फैसला किया और जिले के प्रत्येक गांव से 5-5 किसानों के दिल्ली पहुंचने की भी अपील की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।